हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिनों के प्रश्नों के पश्चात आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर। इसके उपलक्ष्य में मैं गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें बताने आया हूँ। गांधी जी एक आध्यात्मिक, राजनैतिक और एक महान पुरुष थे। गांधी जी के बारे में जितना जाना जाए, जितना समझा जाए, जितना कहा जाए उतना कम होगा। गांधी जी की ज़िंदगी ये आम जिंदगियों से बिल्कुल अलग रही है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय राजनीति में उनका कदम इस तरह का पड़ेगा। भारतीय राजनीति में वो आएंगे, स्वतंत्रता संग्राम में वो भाग लेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो डेस्टिनी खुद तय करती हैं। इंसान अपने कर्मों के बलबूते आगे बढ़ते रहता है, इसका फल बाद में मिलता है। उसको पता नहीं रहता कि हमें करना क्या है और आगे होता क्या है। तो गांधी जी की ज़िंदगी बहुत ही ठाट बाट से गुजर रही थी। बचपन उनकी ज़िंदगी बहुत ही ठाट बाट से थी। गुलामी के समय भी उनके घरों में अच्छे खासे नौकर रहा करते थे। उनके पिताजी रायगढ़ के रायवाड़ा ज़िला के ज़मींदार थे और यूँ कहें तो उनका दीवानगी था, वहाँ के प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ कह सकते हैं। गांधी जी बचपन में औसत विद्यार्थी रहे हैं। औसत विद्यार्थी मतलब न ज़्यादा तेज न ज़्यादा कमज़ोर, बीच के जो विद्यार्थी होते हैं वो रहे हैं। ऐसी घटनाएं उनके बीच में घटी हैं। गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर के गुजरात में। पोरबंदर उस समय का पश्चिमी भारत कहलाता था। चूँकि अंग्रेज़ों के शासन था तो रियासतें बटी हुई थी। सबकी रियासतें अलग अलग थीं, उनकी भी रियासतें अलग थी। गांधी जी का जन्म के समय उनके पिताजी एक रायवाड़ा कोई रियासत थी, उनमें वो दीवान थे। गांधी जी एक पंसारी जाति से बिलोंग करते थे, सनातन धर्म के पंसारी। सनातन धर्म के पंसारी का मतलब क्या होता है? पंसारी गुजरात की एक जाति समूह कह सकते हैं, एक जाति समूह था। उनसे वो बिलोंग किया करते थे। सनातन धर्म हिंदू में आता है और इन हिंदू धर्मों में पंसारी एक जाति हुआ करती थी। उस जाति से वो बिलोंग करते थे और पंसारी जाति का टाइटल गांधी हुआ करता था। गांधी मतलब इत्र बेचने वाला, फ्यूडर उसको बोलते थे। अंग्रेजी में इसको फ्यूडर बोलते हैं कुछ। मतलब इत्र का व्यवसाय करने वाला, फूलों का व्यवसाय करने वाला एक ऐसा समुदाय जो फूलों का व्यवसाय किया करते थे। तो इस तरह गांधी उनका शीर्षक, उनका उपनाम या कहें तो उनकी जो होती है वो थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक, मैंने यहाँ हेडलाइन दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता। ये हेडलाइन देने का मेरा तात्पर्य ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राजनीतिक इस दृष्टि से कहा जाए और आध्यात्मिक इस दृष्टि से कहा जाए। दोनों की चीज़ें जो हैं आपस में जोड़ी ज़रूर हैं, लेकिन दोनों के मायने अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में जानेंगे, उनके शुरू से जानेंगे, उनकी ज़िंदगी जानेंगे, उनके बचपन जानेंगे, उनकी जवानी जानेंगे, कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या उनकी ज़िंदगी में घटनाएँ घटी, उनके बारे में जानेंगे। फिर चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, चीज़ें बदलती चली जाएंगी, चीज़ें बहुत ही अलग होती चली जाएंगी। वो तमाम चीज़ें हम जानेंगे। गांधी जी, जैसे कि मैंने बताया कि गांधी जी का एक औसत विद्यार्थी थे। औसत विद्यार्थी का एक सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, छोटा मोटा नौकरी करें, अपने जीवन यापन करें। वे बचपन से वैसा नहीं सोचे थे कि हम एक महापुरुषों के रूप में उभर कर सामने आएंगे, कि अब एक बहुत बड़े महापुरुष या बहुत बड़े ग्रेट मैन, आइडियल मैन बन के लोगों के बीच में प्रेरणा स्रोत बनेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उनके घर में सभी लोग चाहते थे कि गांधी जी
बैरिस्टर बने। बैरिस्टर मतलब वकील। तो सभी गार्जियन जैसे कि हम लोग के आम इंसानों के गार्जियनों की इच्छा होती है कि हमारा बेटा फलाना बने, हमारी बेटी फलाना बने, उसी तरह का उनका आइडिया था। उनके घर में इस तरह की बातें थी कि हमारा बेटा जो है एक वकील बने, बैरिस्टर बने। क्योंकि उसमें वकीलों की अहमियत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। शिक्षित तो वर्गों की संख्या कम थी, इस लिहाज से देखा जाए तो बैरिस्टरों की जो पदवी हुआ करती थी वो अपने आप में एक विशाल, एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण थी, ऐसा कह सकते हैं। तो सभी गार्जियनों की इच्छा की वजह से उन्होंने बैरिस्टर की उन्होंने पढ़ाई किया। वो वकील की पढ़ाई किए। वकील की पढ़ाई करने के पश्चात बैरिस्टर बने, वकील बने, और अपनी युवा अवस्था में वो एक शानदार वकील बन के उभर के सामने आए। रोजी रोटी की तलाश चालू रही उनकी, रोजी रोटी चालू रही उनकी। इसी दरमियान में उनकी शादी हो गई। 13 या 14 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। अगर मैं गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ठीक करेंगे, मेरी गलती को सुधारेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी ये पहली इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने आप लोग के बीच में, तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंस होंगी, क्योंकि मुझ तक आदत नहीं रहा कभी ऐसा कैमरे के सामने में बोलना, बहुत ही अजीब होता है। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया, मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ाऊँ, इस ख्याल से मैं आया हूँ आपके बीच में। गलतियाँ होंगी बोलने में, या इनके बारे में, गांधी जी के बारे में कुछ त्रुटियाँ मुझसे बुलाई होंगी, या जानकारियाँ कुछ कम होंगी, तो आप लोग इसको सुधारेंगे और मुझे ध्यान आकर्षित करवाएंगे कि मैं उसको ठीक कर सकूँ, अपने ज्ञान को बढ़ा सकूँ। तो गांधी जी इस तरह के थे, एक पंसारी जाति से बिलोंग करने वाले गांधी जी। 13 या 14 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई कस्तूरबा। बाद में उनका नाम भी कस्तूरबा गांधी पड़ा। जैसे कि शादी होने के पश्चात किसी भी महिला का, पुरुष का शादी होता है तो उसका सरनेम उसके साथ जुड़ जाता है। उसी दृष्टिकोण से कस्तूरबा का भी नाम उनका जुड़ गया और वो कस्तूरबा गांधी कहलाए बाद में। वकील तो वो शानदार थे, जद्दोजहद चल रही थी नौकरी की। इसी बीच में एक व्यवसायी थे कालू मियाँ। कालू मियाँ का कुछ मामला फंसा हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। मामला क्या फंसा था कि उनकी व्यवसाय संबंधी कुछ समस्याएं थी, जिसका केस चल रहा था वहाँ पे। तो गांधी जी चूँकि बैरिस्टर थे, तो कालू मियाँ उनके पास आते और बोलते, भाई मेरा केस है, आप लड़ो। तो गांधी जी को भी लगता है कि भाई अच्छी बात है, केस लड़ने का मौका मिला है। वो केस लड़ने के लिए चल पड़ते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जाने के पश्चात उनको एहसास होता है कि दुनिया अलग चीज़ें हैं। जैसा दुनिया वो सोचते थे, समझते थे, बचपन से देखते आ रहे थे, वैसी दुनिया नहीं थी। वहाँ रंग भेद की नीतियाँ थीं, गोरे काले का चक्कर था, उच्च नीच का चक्कर था। आपको तो पता ही होगा गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। ये सब सारी चीज़ें जो हैं गांधी जी के दिमाग को एकदम दिग्भ्रमित कर दिया। भाई क्या हो रहा है। एक बार कहाँ वो यात्रा कर रहे थे, उनके पास वैध टिकट भी था, सारा चीज़ें, सारा व्यवस्था थी उनके पास, फिर भी उनको बैठने नहीं दिया गया। उनको पायदान पर बैठा दिया गया। पायदान पर बैठने के पश्चात भी जो लोग चढ़ते थे उतरते थे उनको ठोकर मारते थे। अंततः उनको जो है ट्रेन से उतार दिया गया। इस तरह की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में पहली बार हो रही थी, और ये एक नया था अपने आप में, एक बहुत बड़ी घटना थी उनकी ज़िंदगी की। इससे पहले वो सोचा करते थे कि इंसान मतलब इंसान होता है, गोरा काला क्या होता है, अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत क्या होती है, तमाम चीज़ें उनको पता नहीं था। जब चीज़ें सामने आती गई और इस तरह की बातें होती गई, तो उनको लगा कि नहीं भाई, दुनिया में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बदलना ज़रूरी है। तो पहली बार कहा जाता है कि सत्याग्रह का प्रयोग, मतलब चूँकि वहाँ की सरकारें इनकी सुनने वाली नहीं थी, वहाँ की सरकारें बिल्कुल अलग थीं, बहुत अलग टाइप की थीं, तो उन्होंने एक अच्छा माध्यम चुना सत्याग्रह का, कि बिना बोले एक अंश में बैठ जाना, अपनी बातें सरकार तक पहुँचाना। कुछ दिनों का रहा। उसके बाद 1915 में वो वापस आ जाते हैं अपने भारत। भारत आने के पश्चात उनकी मानसिक स्थिति और वैचारिक सोच बदल चुकी होती है।
अब वे गांधी नहीं थे, वो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे जिसके बारे में हम सभी जानते थे। वो अब एक ऐसा युवा नहीं थे जो नौकरी करना चाहता था। अब ऐसा युवा नहीं था जो परिवार की स्थिति को देखकर परिवार चलाना चाहता था। उनकी स्थिति बदल चुकी थी। अब वो जानना चाहते थे कि लोगों के मन में दुख क्लेश क्या होता है, लोग क्यों दुखी होते हैं, क्यों अस्पृश्यता क्या है, ये रंग भेद की नीतियाँ क्या हैं, तो ऊंच नीच क्या है, जाति प्रथा क्या है, धार्मिक चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ों को वो बारीकी से समझना चाहते थे। उसका निराकरण करने के लिए सोचते थे। गांधी दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आते हैं तो उनके व्यक्तित्व में विकास दिखता है। व्यक्तित्व में विकास क्या मतलब, सोच बदली रहती है उनकी। वो सोच जो पहले था वो नहीं रहता, अब बदल चुका होता है। अब वो महात्मा गांधी के बारे में वो चर्चित होने लगते हैं। मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा सारी चीज़ें, तो डिटेल से नहीं बताऊंगा। अब वो महात्मा गांधी के बारे में प्रचलित होने लगते हैं, तो महात्मा लगा उनके पीछे। महात्मा गांधी कहलाए, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कहलाए। तो महात्मा की उपाधि सबसे पहले कहा जाता है, आप इतिहास पढ़ेंगे डिटेल से, तो एक राम जीवन कालिदास ने सबसे पहले महात्मा शब्द से उनको सुशोभित किया था। राम जीवन कालिदास अपने ज़माने के एक बहुत ही धार्मिक गुरु थे और गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वे राम जीवन कालिदास ने उनको महात्मा की उपाधि से नवाजा था। इसके बाद कुछ मान्यता ऐसी भी हैं कि श्रद्धानंद जो उस समय के स्वामी थे, श्रद्धानंद ने भी महात्मा गांधी को महात्मा के शब्दों से, उपनाम से उनको संबोधित किया था, सुशोभित किया था। लास्ट में और अंत में ये भी कहा जाता है, कहीं भी तर्क है या पढ़ते भी हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। उन्होंने भी इनको महात्मा के नाम से सुशोभित किया था। महात्मा क्यों कहा गया, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा तर्क है। ये छोटे से शब्दों में, महात्मा छोटे से शब्द हैं ज़रूर, लेकिन शब्दों में बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं। कहते हैं ना कि किसी को जब कोई उपनाम दिया जाता है तो उस उपनाम के पीछे उनके कर्मों का लेखा जोखा दिखता है, उनके व्यक्तित्व का लेखा जोखा दिखता है। कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व से वो प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं वो उस व्यक्तित्व को वह समझते हैं, बुझते हैं, और वह व्यक्तित्व उनके ज़िंदगी में एक नया रूप, दूसरे को कहीं ना कहीं सहायक, हेल्पफुल लगता है, तब जाके उस तरह के महात्मा की उपाधि से उनको नवाजा जाता है। तो महात्मा क्यों लगा, इसके बारे में भी जानेंगे हम आगे। फिलहाल हम जानते हैं कि गांधी, तो आप समझ गए कि गांधी जो है, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन उनका नाम था, करमचंद उनके पिताजी का नाम था। चूँकि गुजरात में क्या होता है ना कि आप पिताजी का नाम जो है ना बीच में लगाया जाता है। किसी भी पुत्र का नाम जब लिया जाता है तो पहले पुत्र का नाम होता है, बीच में पिताजी का नाम होता है, उसके बाद टाइटल जो भी होता है उस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है उनको। गांधी चूँकि वो पंसाड़ी जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए उनका टाइटल गांधी था, जिनका अर्थ मैंने आपको बताया। अब इस तरह की चीज़ें अब आते हैं कि वो जब आते हैं और महात्मा गांधी की उपाधि उनको लगता है। 1915 में यहाँ आने के पश्चात 1916 में साबरमती के आश्रम की स्थापना करते हैं गुजरात में, अहमदाबाद में साबरमती का आश्रम। साबरमती आश्रम का स्थापना करने का उद्देश्य उनका ये था कि एक ऐसा बैठक बनाया जाए, एक ऐसा बैठक स्थल बनाया जाए जहाँ पे लोग आकर के अपने विचार रखें, लोग अपनी भावनाओं को बताएं, लोग अपने विचारों को बताएं
कि समस्याएं क्या हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। और इस स्थापना के पश्चात वो यह भी देखना चाहते थे कि पूरे भारत में किस तरह की समस्याएं हैं। तब तक गांधी जी के मन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि देश को आज़ाद करवाना है, ये आप जान लीजिए। गांधी जी के मन में देश आज़ाद करवाने की मंशा बिल्कुल उस समय नहीं थी। कहते हैं ना कि चीज़ें होती चली जाती हैं, डेस्टिनी अपने आप को चुनते चला जाता है, लोग करते चले जाते हैं, कारवां बनती चली जाती हैं। उस तरह की चीज़ें हुई। गांधी जी सिर्फ उस समय ये जानना चाहते थे कि देश में छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, रंग भेद की भावना, ये कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, ये समझना चाहते थे वो। और ये समझने के लिए वो पूरे भारत की यात्रा करना चाहते थे, पूरे भारत का भ्रमण करना चाहते थे, यूँ कहें। पूरे भारत का भ्रमण करने के पश्चात तो वो निष्कर्ष निकालना चाहते थे कि भाई हमें बदलना क्या क्या है, कौन कौन चीज़ें बदलनी हैं। अब किस तरह गांधी जी का बदलाव जो है आज़ादी की तरफ मुड़ा, वो भी हम इस वार्तालाप से स्पष्ट हो जाएगा। आगे जब हम इस पर एपिसोड बनते चले जाएंगे आपका, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह गांधी जी के मन में अचानक जो है इस तरह की बातें पैदा हो गई। अब गांधी जी चूँकि सिर्फ ये जानना चाहते थे कि देश में कहाँ तो शिक्षा का स्तर है, किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब कैसे ऊंच नीच की भावना पैदा हुआ, इस तरह तमाम चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। वहाँ पे उनके बहुत सारे अनुयायी बन जाते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। उनकी बातें, चूँकि उस समय कोई ऐसा नेता नहीं था, कोई ऐसा संत नहीं थे जो इस तरह की बातें बताते थे। संत तो बहुत थे, धार्मिक संत थे, लेकिन ये एक ऐसा संत थे जो दार्शनिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, मतलब तमाम तरह के गुण इनमें भरे हुए थे। पत्रकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत से पत्रिकाएँ का सृजन किया है, निष्पादन किया है और उसका प्रकाशन किया है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा अगला एपिसोड में, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब यात्राएं चलती चली गई। अब बिहार, चूँकि सभी देशों में रियासतें बटी हुई थी, अंग्रेज़ों का अलग अलग पार्ट में शासन, गवर्नर जनरल कर रहे थे। वहाँ के गवर्नर जनरल जो भी थे वो अपना शासन व्यवस्था कर रहे थे। तो बिहार में भी एक समस्या पैदा हो गई थी, नीलकंठिया समस्या। अब ये नीलकंठिया समस्या क्या थी? नीलकंठिया समस्या का मतलब था कि नील की खेती, अंग्रेज जो थे वह किसानों की खेती में 1/3 यानी कि एक खेत के 3वां भाग में वो नील की खेती करना चाहते थे और एक भाग छोड़ देते थे खेती करने के लिए। क्योंकि नील की खेती एक बार हो जाने के पश्चात क्या होती है कि वो खेत बर्बाद हो जाता है, वो अगला फसल उगाने लायक रहता नहीं है, अगला फसल वो रहता नहीं है, बिल्कुल वो सपाट हो जाती है। इसका विरोध काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था चीज़ें जो सामने जो चीज़ें निकल कर सामने आवे, कोई उसका प्रस्तुतिकरण कर सके, कोई उसका नेतृत्व कर सके। राजकुमार शुक्ला जी चंपारण के छोटे मोटे नेता थे उस समय, बहुत बड़े नेता नहीं कह सकते, छोटे मोटे नेता थे। गांधी जी के बारे में उनको पता था तमाम चीज़ें कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं देश में। वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, बोलते हैं कि भाई देखिए हमारे चंपारण में इस तरह की बातें हैं, आप क्या भी आइए। गांधी जी उनकी बातें सुनते हैं और उनसे मिलने का वादा करते हैं और अपने नियत समय, निर्देशित समय में वो आते हैं 1917 में यहाँ बिहार में, चंपारण में। और पहली बार वो नील की खेती के विरोध में, उनको लगता है कि नहीं सही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ ये गलत चीज़ें हो रही हैं, इसके विरोध में वो प्रदर्शन करते हैं। और सत्याग्रह कहा जाता है कि चंपारण भारत का पहला ऐसा है जगह जहाँ पे बिहार में जहाँ पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इससे पहले तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे उन्होंने, जो मैंने बताया था आपको, लेकिन सत्याग्रह का एक व्यापक रूप से प्रयोग जो है उन्होंने यहाँ पे ही किया था, चंपारण में। आंदोलन होने के पश्चात गांधी जी की जो विचारधारा थी वो धीरे धीरे बदलती चली गई।
पहले वो छुआछूत मिटाना चाहते थे, जाति प्रथा तमाम चीज़ों पर चर्चा करना चाहते थे। अब धीरे धीरे उनके विषय में एक विषय और जुड़ गया, अंग्रेज़ों का कूटनीति, अंग्रेज़ों का क्रूरतापूर्ण व्यवहार, लोगों की मानसिकता, लोगों की परेशानता से वो परेशान हो गए। गांधी जी कई बार अंग्रेज़ों से बात भी करते थे, बोलते थे कि देखिए आपको शासन करना है तो कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भारत का अधिकार है, भारतीय जनता का जो अधिकार है, वो मिलना चाहिए। अंग्रेज इस बात को हमेशा हल्के में लेते थे, क्योंकि गांधी जी चर्चित नाम तो थे, लेकिन अंग्रेज़ों को लगता था कि ये इनसे कुछ ना हो पाएगा, ये कुछ ना कर पाएंगे, तो उनकी बातों को नोटिस नहीं करते थे, उनकी बातों को वह एक पॉइंट व्यू में नहीं देखा करते थे, उनकी बातें सुनकर ऐसे ही निकाल देते थे। कहा जाता है कि कभी कभी छोटी चीज़ें भी नुकसानदेह हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं, गाँव बन जाती है, इस दृष्टि से देखा जाए तो गांधी जी के साथ उनका ये व्यवहार इस तरह का था। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती चली गई। उसी दरमियान में क्या हुआ, एक आंदोलन चल रहा था, कोई आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किचलू और सत्यपाल जी को बुलाया जा रहा था। रेलक्ट एक्ट एक ऐसा कानून जिसे कहा जाता ना बिना वकील का कानून, बिना जुर्म का कानून, आप कुछ भी ना कीजिए फिर भी आपको सज़ा मिलेगी अगर अंग्रेज चाहेंगे तो। इसके विरोध प्रदर्शन में इनकी खिलाफत में आ रहे थे, रेगुलेटरी एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, सॉरी हमारे उच्चारण में थोड़ी सी गलती सुलती हो गई तो आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे कि जो चूँकि पहली बार है तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा हिचकन रहता ही है, हम भी मानव है। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ सतपाल और किजलू प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, जिनके स्टेशन पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी बीच में 1919 में जालियांवाला का हत्याकांड हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कांड, इस तरह का परिदृश्य, इस तरह की घटना, इस तरह की घटनाएं घटने के पश्चात गांधी जी का रुख जो है वह दिन प्रतिदिन बदलता चला गया। शुरुआत तो बैरिस्टर से किए थे, बन गए संत, अब उनका प्रवेश हो रहा है राजनीतिक में। राजनीति में प्रवेश करने का उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमें शासन करना है, हमें बहुत बड़े नेता बनना है। राजनीतिक में आने का उद्देश्य उनका ये था कि हमें जनता के बीच कल्याण कार्य करना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है। इस उद्देश्य से वो राजनीति में घुसते चले जा रहे थे, समस्याएं बढ़ते चले जा रही थी, वो घुसते चले जा रहे थे। अब रॉलेट एक्ट हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, तमाम तरह के आंदोलन चलते रहे और अंततोगत्वा जो है पूर्ण रूप में गांधी जी जो है वो आज़ादी के हिस्से में जुड़ते चले गए। ऐसा नहीं कह सकते कि गांधी जी के बलबूते ही हमें आज़ादी मिली है, या गांधी जी के कर्मों के बदौलत ही हमें आज़ादी मिली है, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि गांधी जी थे तभी हुआ। कोई चीज़ें, कोई भी घटना घटती हैं या कोई चीज़ें होती हैं तो वो अकेले से नहीं होता है, उसके बीच में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। बहुत से क्रांतिकारी नेता हुए जिन्होंने अपने जीवन का न्यौछावर दिया, अपने प्राणों की आहुति दिए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उन सबको नमन करना चाहिए, उन सबको नमन करता हूँ मैं, उनके श्रद्धांजलि को अर्पित करता हूँ। उस सभी के योगदान, लेकिन सबकी विचारधारा अलग अलग थी। कोई होता नहीं हमारे समाज में, कुछ शांति प्रिय लोग होते हैं जो चीज़ों को बारीकियाँ समझ कर उसको सॉल्व करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दे लाठी का पार पे दो खंडे में मार दो, तो दे लाठी का पार पे दो खंडे में मार दो चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। जब बहुत बड़ी घटनाएं घटती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हमें करना और बदलाव लाना होता है, तो वो चीज़ें एक दिन में नहीं होती, एक रात में नहीं होता है। उसके लिए प्रयत्न की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़िंदगी में मायने रखती है, इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। गांधी जी, कहा जाता है कि गांधी जी जब राजनीति में जुड़े
तो जुड़ने के पश्चात उनका कहना था कि धर्म, राजनीति में धर्म का होना जरूरी है। कहीं कहीं उन्होंने ये बात का चर्चा किया है कि राजनीति में धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे लोगों में एक असंतोष की भाव भी है। असंतोष के भाव इसलिए कह सकते हैं कि एक व्याकुलता मन भाव हो जाता है कि एक तरफ गांधी जी कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष का समर्थक हूँ, एक तरफ बोलते हैं कि नहीं, मैं राजनीति में धर्म का होना ज़रूरी है। तो चीज़ें समझने की आवश्यकता है। जब कोई चीज़ें अगर हुई हैं या कोई चीज़ें उनके मध्य हुई हैं तो उनके विचारधारा से के बीच में जाकर के सोचने की ज़रूरत है। और राजनीति में धर्म का मतलब ये था कि कर्तव्य, धर्म का निर्देशित करने का उनका सोच ये था। गांधी जी धर्म को इस रूप में निर्देशित करना चाह रहे थे कि कर्तव्य के रूप में, कि राजनीति मतलब धर्म, मतलब कि गरीबों का कल्याण करना राजनीतिज्ञ का एक धर्म है, ना कि मंदिर मस्जिद बनाना, ये गिरजाघर, तमाम चीज़ें। इसके बारे में वो समर्थक नहीं थे। राम भक्त रहे हैं, राम की पूजा करते, सुबह शाम दिन रात राम को याद किया करते थे, हे राम हे राम। लेकिन उनका मत ये था कि धर्म का मतलब कर्तव्य का, अपनी निष्ठा का होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने शब्दों, धार्मिक शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ पर उन्होंने। और उनका मत ये भी था कि लोकतंत्र में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। जहाँ पे लोक भावना होती है, जहाँ पे लोक कल्याणकारी बातें होती हैं, वहाँ पे धर्म का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पे धर्म बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विविधता धर्म है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो गांधी जी का राजनीति में धर्म का होने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि लोगों के बीच में गरीबों का कल्याण करना एक राजनीतिक लोगों का धर्म होना चाहिए। जो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जिन्हें राजनेता बनना है, जिन्हें राजनेता बन के देश समाज के कल्याण का करना है, उनको लोगों का कल्याण करना ही उनका धर्म होना चाहिए। उनका मतलब ये था। और बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। तो इस तरह गांधी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और अंततोगत्वा जो है गांधी जी को गॉडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया। अब गॉडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा बाद में जानेंगे, इसके विवाद में नहीं पढ़ना चाहते। बाद में हम जानेंगे किस तरह की चीज़ें कहाँ से कैसे सामने आई। बस गांधी जी के बारे में आप इतना ही जानिए। फिर नए एपिसोड में हम जानेंगे कि आचार संहिता क्या है, चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव होने को है, डेट घोषणा हो गया है। अब अगला एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आचार संहिता क्या होती है, किस तरह की चीज़ें होती हैं। नमस्कार दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही।